जी हाँ विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आईसीसी भारती क्लासेस में। मैं हूँ आपका भारती सर और आज हम फिर से बात करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट 2 में। जी हाँ, हम लोग अभी देख रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट 2। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के सेकेंडरी ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अर्थात पुरुष जनन अंग के बारे में जो हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। उसके बाद मैंने आप सबको बताया हुआ था कि इसका सेकेंड पार्ट आएगा, वो होगा सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जी हाँ, मेल रिप्रोडक्शन चैप्टर के बारे में हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में पार्ट 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि विरिसन क्या था, किस प्रकार से वहाँ स्पर्म का निर्माण होता है और वह किस प्रकार से कार्य करता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। लेकिन हम लोग इस कक्षा में पढ़ेंगे सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, या किस प्रकार से एक स्पर्म का निर्माण अर्थात एक एक्टिव स्पर्म निर्माण से स्पर्म लेते हुए वह एक कैसे सीमेन में परिवर्तित हो जाता है, वह उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और हम लोग इसमें से पढ़ेंगे, यहाँ आप लोग इस इमेज में देख रहे होंगे कोरोना। जी हाँ, आप लोग देख रहे होंगे ये कोरोना क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। हम लोग इसके बारे में आगे विस्तार से पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे इस पाठ में ये सीमेन जो होते हैं, सीमेन अर्थात वीर्य का निर्माण किस प्रकार होते हैं और कितने एसोसरीज डक्ट, कितने ग्लैंड से होकर उसको गुजरना पड़ता है, तब जाकर के वह एक सीमेन का निर्माण होता है। और वह कितनी अर्थात एक बार में कितने सीमेन का निर्माण होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, विस्तार पूर्वक जानेंगे कि वह कितनी एक बार में सीमेन का निर्माण होती है और उसमें कितना प्रतिशत और कितने स्पर्म की संख्या होती है और कितने सीमेन में लिक्विड होते हैं और वो कौन कौन से लिक्विड होते हैं, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तब तक हम लोग इसमें पढ़ेंगे और हम लोग जानेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं सीस्न पेनिस के बारे में, यहाँ से किस प्रकार से सीमेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में प्रवेश करती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और हम लोग देख लेते हैं, तो चलिए हम लोग इस पार्ट में हम लोग जानेंगे सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जी हाँ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंतर्गत हम लोग इस कक्षा में पढ़ेंगे वृषण कोष, जिसको हम लोग स्क्रॉटम कहते हैं, स्क्रॉटम। हम लोग जानेंगे वृषण कोष, जो कि जहां पर टेस्टिस एडजस्ट होता है, अर्थात टेस्टिस कहाँ एडजस्ट होता है, वह किस प्रकार से कार्य करता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे स्क्रॉटम। और वह क्या क्या यह कार्य करता है स्क्रॉटम में, हम लोग इन सब बारे में पढ़ेंगे। अब आप बने रहिए इस क्लास में। आज हम लोग जानेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, किस प्रकार से जनन की प्रक्रिया में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आवश्यक होते हैं और किस प्रकार से वीर्य अर्थात सीमेन का निर्माण होते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलते हम लोग स्क्रॉटम के बारे में हम लोग जान चुके हैं, स्क्रॉटम के बारे में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद आ जाता है हमारा ये शुक्रवाहिनी, जिसको हम लोग वास डिफरेंस कहते हैं, वास डिफरेंस। जी हाँ, शुक्रवाहिनी जो कि 25 सेंटीमीटर एक लंबी नालिका होती है, वह किस प्रकार से स्पर्म को निर्माण करने में, स्पर्म से लिक्विड को मिलाने में और वह एक सीमेन को निर्मित करने में किस प्रकार सहायक होती है, किस प्रकार इसकी भूमिका होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जी हाँ, शुक्रवाहिनी वास डिफेंस। आप लोग जो ये देख रहे होंगे ये नालिका, ये है वास डिफेंस, ये नालिका है हम वास डिफेंस। जी हाँ, लिखा हुआ है, तो कहते हैं शुक्राशय सेमिनियल वेसिकल्स। जी हाँ, थर्ड पार्ट्स है सेमिनियल वेसिकल्स। मैंने यहाँ प्रमुख पार्ट्स लिखा है जो कि जिसकी प्रमुख भूमिका है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। शुक्राशय सेमिनियल वेसिकल्स। जी हाँ, सेमिनियल वेसिकल्स। जी हाँ, शुक्राशय, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोस्टेट ग्रंथि अर्थात प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यह किस प्रकार से, जी हाँ, यह किस प्रकार से प्रोस्टेट ग्लैंड कार्य करता है, और यही तो है लिक्विड का निर्माण, प्रोस्टेट ग्लैंड। और इसके आकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसका आकार किस प्रकार के होते हैं। आप लोग देख रहे हैं आकार,
इसकी आकार जो होते एप्पल शेप की आकार होते हैं। और इसका क्या भूमिका है इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक आगे बढ़ेंगे। आप लोग हमारे क्लास में बने रहें। आज हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूर्णतः गहनतम भाषाओं में अर्थात शुद्ध भाषा में हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्रोस्टेट ग्लैंड, जी हाँ, ये लिक्विड के निर्माण में प्रमुख सहायक, जी हाँ देख रहे हैं आप प्रोस्टेट ग्लैंड, इसका क्या भूमिका है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जहां की प्रमुख, जिसके बारे में हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं, सीमेन, यही तो है प्रोस्टेट ग्लैंड। सीमेन का निर्माण यह कैसे मिक्सअप करता है, क्या लिक्विड में मिक्सअप करता है और किस प्रकार से एक सक्रिय सीमेन का निर्माण करता है, जी हाँ प्रोस्टेट ग्लैंड। इसकी प्रमुख भूमिका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड। और उसके बाद आ जाता है मूत्र मार्ग अर्थात यूरेथ्रा। मूत्र मार्ग अर्थात यूरेथ्रा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सीमेन के निर्माण होने के पश्चात आप लोग देख रहे होंगे, ये जो आपका ये यूरेथ्रा दिख रहा है आपको अर्थात मूत्र मार्ग, जिनसे होकर यहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड में निर्मित हुए सीमेन को यह बाहर निकालते हैं। अर्थात हम लोग ये भी जानेंगे ये जो सीमेन अर्थात एक शुद्ध वीर्य जो इस पेनिस ग्लैंड, पेनिस के माध्यम से बाहर निकलते हैं और वो निकलने की क्रिया क्या कहलाती है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और हम लोग पढ़ेंगे शिश्न, जी हाँ शिश्न, पेनिस। पेनिस के बारे में हम लोग पार्ट वन में मैंने बोला था कि आगे हम लोग शिश्न के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। जी हाँ, इस कक्षा में हम लोग शिश्न के बारे में अर्थात पेनिस के बारे में विस्तार पूर्वक बनेंगे। तो हम लोग चलते हैं, अब हम लोग शुरुआत करेंगे स्कॉर्टम से। स्कॉर्टम का क्या कार्य और वह किस प्रकार से कार्य करता है इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे। आप लोग ये जो इमेज देख रहे हैं यह संपूर्ण मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये इमेज है। हम लोग इस इमेज के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे इन सब का वर्णन। हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, इसमें ये सब भाग होते हैं। हम लोग इसमें से हम लोग पहले चलते हैं, पहले हम लोग चलेंगे ब्रीसन कोश की ओर अर्थात स्कॉर्टम। स्कॉर्टम क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। स्कॉर्टम क्या है? स्कॉर्टम जो है हम लोग जानते हैं, स्कॉर्टम जहां ब्रीसन बंद होते हैं। आप लोग ये जो देख रहे होंगे ये बाहरी संरचना, ये स्कॉर्टम है, ये स्कॉर्टम अर्थात ब्रीसन कोश। जहां पर ब्रीसन में अर्थात जहां पर टेस्टिस बंद होती है, अर्थात जहां पर ब्रीसन बंद होती है, अर्थात जिस थैली में, यह थैलीनुमा संरचना है, जिस थैली में आप ये देख रहे हैं ब्रीसन बंद होती है उसे ही तो हम लोग स्कॉर्टम कहते हैं। अर्थात जिस थैली में ये ब्रीसन बंद होती है उसे हम लोग स्कॉर्टम अर्थात ब्रीसन कोश कहते हैं। आइए हम लोग इसके कार्य के बारे में बात कर लेते हैं। इसका कार्य जो होता है, यह जो होते हैं उदर गुहा के ठीक निचले हिस्से में स्थित होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं स्कॉर्टम जो होते हैं कि उदर गुहा के ठीक निचले हिस्से में स्थित होती है। यह इसलिए नीचे होती है, यह मानव शरीर के तापमान जो होते हैं उससे एक विकसित स्पर्म को निर्माण के लिए, उसके तापमान में, मानव शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कम तापमान की आवश्यकता होती है। तो इससे जाहिर है कि ये जो होंगे मानव शरीर के बाहर इसलिए होते हैं कि ये स्पर्म जो निर्माण होंगे टेस्टिस में वो उसके लिए ठंडे स्थान को पर्याप्त कर सके। अर्थात यह जो होते हैं स्पर्म निर्माण के लिए आवश्यक ताप को यह नियंत्रित करता है। ब्रीसन कोश जो है मानव शरीर में ताप को नियंत्रित करता है। जी हाँ, ब्रीसन कोश, ये ब्रीसन कोश के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं, ये ब्रीसन कोश स्कॉर्टम, ये जो स्कॉर्टम क्या करता है, ये ताप को नियंत्रित करता है, ये ताप नियंत्रण। जी हाँ, स्कॉर्टम ब्रीसन कोश ताप नियंत्रित करती है। और ये इसी में जो होते हैं शुक्राणु का निर्माण, अर्थात इसके अंदर जो होता है टेस्टिस,
इसमें शुक्राणु का निर्माण क्रिया संपन्न होती है। यह एक थैली होते हैं। चलिए आइए हम लोग बात कर लेते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं एपिडेमिस, एपिडेमिस या यहाँ अर्थात अधिभ्रीशन, अधिभ्रीशन आप लोग ये देख रहे हैं अधिभ्रीशन। यह वह नलिकाएं हैं, वह कुंडलित नलिकाएं हैं जहां वृषण टाइट अर्थात जकड़ी, कुंडलित कहने का मतलब है जकड़ीली, जहां वृषण जकड़े हुए रहते हैं। और वृषण में ही अर्थात यहाँ सॉरी अधिवृषण अर्थात एपिडिडेमिस, इसके कार्य के बारे में अगर बात कर लें, यही वह स्थान है, यही वह अधिवृषण अर्थात एपिडिडेमिस स्थान है जहां पर विकसित स्पर्म, परिपक्व स्पर्म अर्थात एक परिपक्व स्पर्म अर्थात ये जो होते हैं विकसित स्पर्म का निर्माण हो पाता है। इसमें जो होती है वृषण में अर्थात अधिवृषण एपिडिडेमिस में स्पर्म परिपक्व होकर फर्टिलाइजेशन की क्रिया को संपूर्ण कराने के लिए शुद्ध रूप से अर्थात परिपक्व अंडाणु, परिपक्व ये शुक्राणु का निर्माण जो होते हैं ये अधिवृषण में पूर्ण हो जाती है। और आप लोग देख रहे हैं ये अधिवृषण, यह जो होते हैं शुक्रवाहिका नामक नली में खुलती हैं। ये जो होते हैं शुक्रवाहिका नामक डक्ट में खुलती हैं। जी हाँ, एपिडेमिस ये शुक्रवाहिका नामक डक्ट में आकर के खुल जाती हैं। अधिवृषण, अधिवृषण के बारे में और बात कर लें तो शुक्राणु जो परिपक्व होते हैं, शुक्राणु जो परिपक्व होते हैं, यहाँ शुक्राणु में ये जो आपको ये निचला हिस्सा पार्ट्स दिख रहा है, यह होती है परिपक्व होने के लिए अर्थात शुक्राणु के पूंछ, शुक्राणु के पूंछ, यहीं पर पूंछ अर्थात शुक्राणु पूर्णतः विकसित होकर यह पुच्छल आकार में बन जाते हैं। जी हाँ, शुक्राणु पुच्छल आकार में बन जाते हैं और यहीं से शुक्राणु फर्टिलाइजेशन के लिए सक्रिय हो जाते हैं। तो हम लोग शुक्राणु के लंबाई के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। शुक्राणु की लंबाई जो होती है 60 माइक्रोमीटर होता है, 60 माइक्रोमीटर। जी हाँ, शुक्राणु जो होती है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो होती है शुक्राणु होती है, जिसका आकार 60 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। 60 माइक्रोमीटर, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु जिसका आकार 60 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। तो हम लोग बात कर लें, अधिवृषण हो चुका है, अब हम लोग बात कर लेते हैं शुक्राशय अर्थात सेमिनल वेसिकल्स। आप लोग जो देख रहे हैं ये सेमिनल वेसिकल्स, यहाँ अभी हम लोग ये शुक्रवाहिका के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। शुक्रवाहिका यह जो होती है 25 cm लंबी नालिका होती है, यह 25 cm लंबी नालिका होती है, यह 25 cm लंबी नालिका होती है शुक्रवाहिका। यह शुक्रवाहिका जो होती है 25 cm लंबी नालिका। आप लोग जो ये देख रहे हैं ये नलिकाएं, ये डक्ट जो आप देख रहे हैं यह 25 सेंटीमीटर लंबी नालिकाएं होती हैं, जो कि कहां तक जाती हैं, तो ये मूत्राशय तक अर्थात यूरिनरी ब्लैडर तक जाती हैं। जी हाँ, ये शुक्रवाहिका जो होती है 25 cm लंबी नालिका है और यह मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर तक जाती है। जब यह आगे की ओर बढ़ती है तो यह 2 नलिकाओं में विभक्त हो जाती है। 2 नलिकाओं में आप लोग ये देख रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर मूत्राशय से बाहर आने के पश्चात ये 2 नलिकाओं में विभक्त हो जाती है, अर्थात एक शुक्राशय सेमिनल वेसिकल्स और ये इजाकुलेटरी डक्ट अर्थात रसखलन नलिकाएं। शुक्राशय और रसखलन नलिकाएं, शुक्राशय और रसखलन नलिका। आइए हम लोग शुक्राशय के बारे में बात कर लें। शुक्राशय, शुक्राशय जो होती है, आपको ये जो च्युइंगम आकार अर्थात चबाए हुए च्युइंगम के आकार की जो संरचना दिख रहा है, ये आपको च्युइंगम आकार की जो संरचना दिख रही है, जी हाँ, चबाए हुए च्युइंगम के आकार की संरचना ये शुक्राशय होती है। शुक्राशय, जी हाँ, ये शुक्राशय सेमिनियल वेसिकल्स होती है, सेमिनियल वेसिकल्स। यह शुक्राशय जो होती हैं, जी हाँ, शुक्राशय, हम लोग शुक्राशय के बारे में अगर बात कर लें तो यहाँ अगर इसका हम लोग
संधि विच्छेद करें इसके अगर हम लोग संधि विच्छेद कर लें शुक्राशय के बारे में, शुक्र जोड़ आशय, शुक्राणु जोड़ आशय लिख सकते हैं हम लोग, शुक्राणु जोड़ आशय, अर्थात कहने का मतलब है जहां पर शुक्राणु को निवास स्थान मिलता है, ये शुक्राशय, सेमिनियल वेसिकल्स, यह जो होता है शुक्राणुओं का संग्राहक थैली होती है। क्या होती है? शुक्राशय जो होती है शुक्राणुओं का संग्राहक थैली होती है। और यह साथ ही साथ इसके कार्यों के बारे में अगर बात कर लिया जाए तो शुक्राशय जो होते हैं ये सेमिनियल वेसिकल्स, यह शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करती है, अर्थात शुक्राणु को आगे प्रोड्यूस करने अर्थात आगे धकेलने के लिए इसको ऊर्जा प्रदान करते हैं। कौन? तो ये शुक्राशय सेमिनियल वेसिकल जो है इसको ऊर्जा गति प्रदान करती है ताकि यह आगे इसके बाद अर्थात इससे यह आगे पार्ट्स में अर्थात ये रसखलन नलिक अर्थात इजाकुलेटरी डक्ट में प्रवेश कर जाए। अब हम लोग इजाकुलेटरी डक्ट के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। इजाकुलेटरी डक्ट, शुक्र, यह रसखलन नलिकाएं आप जो देख रहे हैं यह रसखलन नलिकाएं अर्थात ये शुक्रवाहिका, यह दो नलिकाओं का मिश्रण है, दो नलिकाएं अर्थात ये जो आप शुक्रवाहिका रूपी नलिका है और ये शुक्राशय, ये दोनों नलिकाओं से मिलने के पश्चात ये रसखलन नलिकाएं बनी है। इजाकुलेटरी डक्ट, इजाकुलेटरी डक्ट यह जो होती है आगे यह दोनों नलिकाएं जुड़ करके यह प्रोस्टेट ग्लैंड अर्थात प्रोस्टेट ग्लैंड आप लोग यहाँ देख रहे हैं, ये डक्ट यहाँ आने के पश्चात ये प्रोस्टेट ग्लैंड में आकर के खुल जाती है, ये इधर से और यह इधर से, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। जी हाँ, ये प्रोस्टेट ग्लैंड अर्थात पुरस्थ ग्रंथि में आकर के खुल जाती है, पुरस्थ ग्रंथि में आकर के खुलती है। जी हाँ, ये प्रोस्टेट ग्लैंड में, ये रसखलन नलिकाएं कहाँ खुलती है? प्रोस्टेट ग्लैंड में आकर के खुल जाती हैं ये रसखलन नलिकाएं पुरस्थ ग्रंथि में। और यह रसखलन नलिकाएं जो होती हैं पुरस्थ ग्रंथि में प्रवेश करने के पश्चात मूत्राशय का निर्माण मूत्र मार्ग का ये निर्माण कर देती है। जी हाँ, ये मूत्र मार्ग अर्थात मूत्र मार्ग जहां से होकर मूत्र का डिफ्यूजन होता है अर्थात निष्कासन होता है उसका निर्माण कर देते हैं। कौन? प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे अर्थात प्रोस्टेट ग्रंथि से गुजरने के पश्चात यह मूत्र मार्ग का निर्माण कर देता है। मूत्र मार्ग के बारे में अगर हम लोग बात कर लें, मूत्र मार्ग यह जो होते हैं यह एक नलिका होती है। जी हाँ, यह एक नलिका होती है जिनसे होकर स्पर्म आगे की ओर बढ़ता है और यह दो सहायक ग्रंथियों में आकर के खुलती हैं। यह जो होती हैं दो सहायक ग्रंथियों में आकर के खुलती हैं, ये प्रोस्टेट ग्लैंड और ये कॉपर ग्रंथि अर्थात कॉपर ग्लैंड, जिसको हम लोग बल्बुलेरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। जी हाँ, कॉपर ग्लैंड को बल्बुलेरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। यहीं पर यह नीचे आगे आकर के यह नीचे आने के पश्चात इसी में यहाँ जो आप देख रहे हैं यही आगे आने के पश्चात यहाँ शिश्न का निर्माण होता है जिसके माध्यम से यह स्पर्म को बाहर निकालने में मदद करता है। जी हाँ, मूत्र मार्ग जो होती है दो सहायक ग्रंथियों से प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर ग्लैंड अर्थात कॉपर ग्लैंड से यह खुलती हैं जहां आगे आकर के यह शिश्न का निर्माण करती हैं और यह इसी छिद्र से मूत्र का निर्माण अर्थात मूत्र का डिफ्यूजन हो जाता है। उसी के साथ इसी रास्ते से मूत्र मार्ग और स्पर्म मार्ग दोनों एक ही होते हैं और इसी रास्ते से दोनों बाहर निकलते हैं मूत्र मार्ग। अब हम लोग पुरस्थ ग्रंथि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पुरस्थ ग्रंथि अर्थात प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है? यह प्रोस्टेट ग्लैंड यह जो होते हैं बाह्य स्त्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड, जी हाँ, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है प्रोस्टेट ग्लैंड यह बाह्य स्त्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है अर्थात तरल निर्माण में सहायक होता है और यहीं पर एक सीमेन का निर्माण, जी हाँ, वीर्य का निर्माण हो पाता है। यह जो होती है यह एक प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है यह शुक्रवाहिक नलिकाएं से
खुलती हैं, जिसमें से कि वीर्य के निर्माण में 3 द्रव सहायक होते हैं। जी हाँ, वीर्य के निर्माण में पुरस्थ द्रव, ये आप जो देख रहे हैं वीर्य के निर्माण में, वीर्य का निर्माण सीमेन के निर्माण में पुरस्थ द्रव, जी हाँ पुरस्थ द्रव, पुरस्थ द्रव, शुक्राशय द्रव, शुक्राशय द्रव और शुक्रवाहिका द्रव, जी हाँ शुक्रवाहिका द्रव। यहाँ जो वीर्य का निर्माण, सीमेन का निर्माण जो तरल पदार्थों के रूप में होता है, तरल पदार्थों के रूप में, यह बाह्य स्त्राव एक्सोक्राइन ग्लैंड अर्थात बाह्य स्त्राव ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। वीर्य का निर्माण जो होते हैं पुरस्थ प्रोस्टेट ग्लैंड में पुरस्थ द्रव, शुक्राशय द्रव और शुक्रवाहिका द्रव मिलने के पश्चात एक वीर्य का निर्माण हो पाता है। वीर्य, जिसमें कि एक बार में जो वीर्य निर्माण होती है। अब यहाँ वीर्य का निर्माण हो चुकी है, अर्थात जहां पर जैसे कि इसमें द्रव मिला अर्थात लिक्विड जब मिला तो लिक्विड से इसी वजह से लिक्विड मिलने के पश्चात सीमेन में गंध भी यहीं से स्टार्टअप हो जाता है, अर्थात सीमेन में गंध की शुरुआत जो होती है प्रोस्टेट ग्लैंड से ही इसमें गंध की शुरुआत हो जाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड सीमेन इसी जगह से विकसित हो गया, अर्थात पूर्णतः सीमेन का निर्माण हो चुका हुआ लिक्विड से रूपांतरण कर चुका है, लिक्विड से रूपांतरण कर चुका है, जहां पर लिक्विड का निर्माण हो गया। अब सीमेन जो है, सीमेन का निर्माण जो हुआ है, इस सीमेन में से एक बार में जो सीमेन का निर्माण हो पाता है उसमें से 90 से 95% तक, उसमें जो होते 95% तक लिक्विड ही होते हैं। जी हाँ, इसको हम लोग देख लें, इसमें जो होते हैं एक बार में जो निर्माण हो पाती है इसमें से 95% तक जो एवं जो होते हैं ना, इसमें से लिक्विड ही हो पाती है, अर्थात द्रव ही होती है। इसमें शुक्राणु की संख्या जो होती है इसमें से 200 से 300 मिलियन होती है, 200 से 300 मिलियन शुक्राणु मात्र 2 से 5% यानी 2.5 से 5 ही मात्र वीर्य होते हैं, शुद्ध वीर्य। और इसमें से और एक बार में इसमें से जो होते हैं 200 से 300 मिलियन शुक्राणु का निर्माण अर्थात इसमें होते हैं वीर्य। अब हम लोग बात करेंगे कॉपर ग्रंथि के बारे में। कॉपर ग्रंथि, जी हाँ, आप लोग ये कॉपर ग्रंथि जो देख रहे हैं इसकी संरचना जो होती है, इसकी संरचना कॉपर ग्रंथि की संरचना, आप जो ये लॉलीपॉप की आकार की संरचना देख रहे हैं, जी हाँ ये लॉलीपॉप, ये जो आप लॉलीपॉप की आकार की संरचना जो देख रहे हैं ये है कॉपर ग्लैंड। जी हाँ, ये कॉपर ग्लैंड है। इसके कार्यों के बारे में अगर हम लोग बात कर लें, कॉपर ग्लैंड के कार्यों के बारे में, तो इसका कार्य जो होता है, अब यहाँ से लिक्विड सहित स्पर्म आ रही है। अब यहाँ से लिक्विड सहित स्पर्म का निर्माण हो चुका है। यह जो लॉलीपॉप की आकार की कॉपर ग्लैंड होती है ना, लिक्विड जो होती है अम्लीय होती है, लिक्विड अम्लीय होती है, अर्थात ये मूत्र नलिका में प्रवेश कर चुका है। यह जो होती है लिक्विड जलन उत्पन्न कर सकते हैं। जी हाँ, यह आगे बढ़ने की क्रिया के दौरान वह जलन उत्पन्न करेंगे, अर्थात वह अनेक खुजलाहट प्रकार से उत्पन्न करेंगे। उसको नियंत्रित करने के लिए कॉपर ग्लैंड जो होता है, अर्थात इसको आगे की बढ़ाने के लिए, अर्थात उस खुजलाहट अर्थात उसको जलन को समाप्त करने के लिए ये कॉपर ग्लैंड अर्थात कॉपर ग्रंथि से जो अस्त्रावित द्रव्य जो होते हैं, अस्त्रावित जो होते हैं, यह उस जलन से सहायता करते हैं, जलन से बचाते हैं ये कॉपर ग्रंथि। इसके और कार्यों के बारे में बात कर लिया जाए, मैथुन अर्थात यह जो शिश्न मैथुन अंग कहलाती है, इस क्रिया के दौरान फीमेल रिप्रोडक्टिव प्राइमरी ऑर्गेन वेजिना में जब ये वीर्य प्रवेश करती हैं, अर्थात वेजिना ट्यूब में उपस्थित अम्लीयता को यह नष्ट कर देता है। कौन? ये कॉपर ग्रंथि से स्त्रावित द्रव जो होती है ना, वेजिना ट्यूब, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन के वेजिना ट्यूब में उपस्थित अम्लीयता को नष्ट कर देती है, ताकि यह स्पर्म सहित अर्थात ये जो सीमेन है ये सुरक्षित
हो सके और आगे की जनन प्रक्रिया अर्थात रिप्रोडक्शन की क्रिया को संपन्न करा सके और यह आगे की ओर बढ़ चुके। आगे हम लोग बात कर लें तो अब हम लोग बात करेंगे शिश्न अर्थात पेनिस के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे पेनिस। जी हाँ, पेनिस। पेनिस जो होते हैं मनुष्य का अर्थात पुरुष के जनन अंग का सबसे प्रमुख भाग, द्वितीयक अर्थात सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में हम लोग बात कर ले जाए तो यह सबसे महत्वपूर्ण पार्ट्स होती है। यह जो होती है शिश्न, इसकी लंबाई जो होती है 15 सेंटीमीटर होती है। इसके लेंथ के बारे में बात कर लिया जाए 15 सेंटीमीटर होती है। यह मांसल तथा संकुचनशील होते हैं। मांसल तथा संकुचनशील होते हैं। जी हाँ, यह मांसल तथा संकुचनशील होती है। जब सीमें जब इसमें प्रवेश करती हैं तो यह उत्तेजित हो जाती हैं और यह संकुचनशील से यह कभी यह जो होती है विकसित हो जाती है अर्थात यह कभी कड़े आवरण में हो जाती हैं। और इसके जो शिखर के भाग होते हैं, जी हाँ, इसके जो शिखर का भाग देख रहे हैं आप लोग, शिखर का भाग, इसको हम लोग ग्लांस कहते हैं अर्थात पेनिस के शिखर का भाग। जी हाँ, पेनिस के शिखर का भाग ग्लांस कहलाता है। ग्लांस कहलाता है। पेनिस के शिखर का भाग ग्लांस कहलाता है। और आप लोग प्यूपरस और इसके आगे की भाग जो होते हैं यह प्यूपरस कहलाते हैं। जी, जहां यह सिकुड़ने अर्थात संकुचनशील होने के पश्चात यह शिथिल रूप में होते हैं और वह विकसित होते हैं तो वह जो मांसल आकार की संरचना होती है इसको हम लोग प्यूपरस कहते हैं। जी हाँ, यह मांसल जो होते हैं यह प्यूपरस कहलाती है। और जो ये आप लोग कोरोना देख रहे हैं, कोरोना, जी हाँ, ये कोरोना, जब यह वीर्य जो होते हैं यह सीमेन अर्थात यह पेनिस से गुजरती है तो यह उत्तेजित हो जाते हैं। जी हाँ, यह उत्तेजित होने के पश्चात यह मांसल से करे आवरण में जब बदलती है, करे आवरण में जब बदलती है, यह जो होती है यह करे आवरण में बदलने के पश्चात यह प्यूपरस ऊपर की ओर आगे झुक जाते हैं और उस जगह जो ये इस आकार की संरचना जो बनती है, जी हाँ, आप लोग देख सकते हैं इस आकार की जो संरचना बनती है इसे ही हम लोग कोरोना कहते हैं। कोरोना। हम लोगों ने इस पेनिस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब जो होते हैं यह जो होती हैं इसी मार्ग से वेजिना ट्यूब अर्थात फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में स्पर्म को अर्थात शुक्राणु को यह पहुंचा देता है जिससे फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न हो जाती है। तो हम लोग यहाँ जो देख रहे हैं यहाँ एसोसरीज ग्लैंड जो होती है, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर ग्लैंड, ये तीनों एसोसरीज ग्लैंड कहलाती हैं। एसोसरीज ग्लैंड। और हम लोग एसोसरीज डक्ट के बारे में बात कर लें। यह जो होते हैं एसोसरीज डक्ट स्पर्मेटोजोआ और यह इजाकुलेशन अर्थात इजाकुलेशन उसे कहते हैं जब सीमेन को रिलीज किया जाता है अर्थात पेनिस से सीमेन को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में रिलीज किया जाता है अर्थात वीर्य को रिलीज करने की क्रिया इजाकुलेशन कहलाती है। जी हाँ, वीर्य को रिलीज करने की क्रिया इजाकुलेशन कहलाती है। इजाकुलेशन। तो हम लोगों ने इस कक्षा में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पूर्णतः पढ़ चुके हैं। अब हमारा आगे का पार्ट अर्थात आगे का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, आगे आने वाला क्लास जो होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसलिए आप लोग क्लास में लगातार बने रहें और यह हमारा क्लास लगातार प्रतिदिन चलता है। यह प्रतिदिन आपको मिलेंगे और आप लोग बने रहें हमारे आईसीसी भारती क्लासेस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपने देश का नाम विश्व में रोशन करो, अपने देश का नाम जग में ऊंचा करो। जय हिंद, जय भारत।